दोस्तों कई लोग कमेंट में ये पूछ रहे थे कि आइंस्टीन इक्वेशन क्या है, वो क्या बताता है, उससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आइंस्टीन इक्वेशन पर मोटा मोटी तौर पर चर्चा करने वाले हैं। हालांकि हम डीप में नहीं जाएंगे। जैसे हम डीप का बात करेंगे तो भाई जो फार्मूला यहाँ पर हम लिखने वाले हैं उस फार्मूला को पहले डेराइव करना पड़ेगा, और डेराइव करते वक्त बहुत सारे टर्म्स कंडीशन आएंगे, बहुत सारे कैलकुलेशन आएंगे, उसको आपको समझना पड़ेगा, तब मजा आएगा, है कि नहीं। लेकिन फिर भी जब तक आपको मोटा मोटी तौर पर समझ में नहीं आएगा तब तक आप उस कैलकुलेशन को, उस डेरिवेशन को भी समझ नहीं पाएंगे। ये वीडियो को पहले आप देख लीजिए, अगर आपको समझ में आता है तो फिर नेक्स्ट वीडियो डेरिवेशन वाला अगर आप बनाने के लिए कहेंगे तो उसको भी हम बना देंगे, आपको समझा देंगे। क्लियर। तो यहाँ पर आइंस्टीन इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। E इज इक्वल टू क्या चीज है, एम सी स्क्वायर। देखिए जो लोग साइंस बैकग्राउंड से होंगे वो कतई नहीं कह सकते हैं कि ये फार्मूला हम कभी नहीं देखे हैं सर। देखिए अगर इस फार्मूला से आपका परिचय नहीं हुआ है तो आप साइंस पढ़े ही नहीं हैं, ठीक है। और अल्बर्ट आइंस्टीन नामक साइंटिस्ट को आप नहीं जानते हैं तो भी आप समझ लीजिए कि आप साइंस पढ़ते ही नहीं हैं या फिर ना कभी पढ़े हैं। भाई एकदम बच्चा बच्चा को जानना चाहिए अल्बर्ट आइंस्टीन के विषय में, क्योंकि वो बहुत बड़े साइंटिस्ट माने जाते हैं भाई, मतलब छोटे मोटे साइंटिस्ट नहीं हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाया साइंस के फील्ड में। आप इस फार्मूला का मतलब जब समझिएगा, फिर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को सही ढंग से समझिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि भाई ये अल्बर्ट आइंस्टीन कितना इंपॉर्टेंट, कितने महान वैज्ञानिक थे। खैर जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं उसी पर आते हैं। देखिए ये फार्मूला है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये फार्मूला आया सन 1905 ईस्वी में। कब आया, 1905 में। किसने दिया, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ठीक है। इसके पहले क्या हो रहा था, जो न्यूटन जो 3 नियम दिए थे उसी के आधार पर सारा चीज कैलकुलेट हो रहा था। लेकिन जैसे ये फार्मूला आया, जैसे ही स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आया और उसके अंतर्गत ये फार्मूला आया, वैसे ही पूरा साइंस का जो बैकग्राउंड था वही चेंज हो गया, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में। खैर चलिए, अब आखिरकार ये फार्मूला है क्या, ये क्या बताता है। देखिए पहले क्या होता था, 1905 के पहले ये माना जाता था कि जो मैटर है, मैटर यानी कि पदार्थ जिसको हिंदी में कहेंगे, ये मैटर और फिर एक होता है एनर्जी, एनर्जी, ये दोनों चीज जो है ना भाई, ये दोनों चीज अलग अलग माने जाते थे। ये माना जाता था कि भाई मैटर एक अलग चीज है और एनर्जी, एनर्जी के अंतर्गत माइक्रोवेव आ सकता है, रेडियो वेव आ सकता है, जितने भी वेव्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, सारा एनर्जी के अंतर्गत आ जाएगा, या फिर हीट कह लीजिए, उष्मा कह लीजिए। क्लियर। तो एनर्जी और फिर मैटर यानी पदार्थ को अलग अलग माना जाता था। जैसे मान के चलिए आप, ये मार्कर है, मार्कर क्या है, मैटर है, एक पदार्थ है, ठीक है। तो इसका और एक लाइट, मान के चलिए सूर्य से जो आपको लाइट मिल रही है या फिर आप घर में जो लाइट जलाते हैं उससे जो आपको प्रकाश मिल रही है, तो ये दोनों चीज को एकदम अलग अलग माना जाता था कि भाई ये मैटर है, ये अलग चीज है, वो लाइट आ रही है वो अलग चीज है। लाइट मैटर नहीं हो सकती, वो मैटर नहीं है, ठीक है, वो एक लाइट है, आ रही है और हम चीजों को देख पा रहे हैं। ऐसा पहले था 1905 के पहले। लेकिन जैसे ये फार्मूला आया, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आया, ये मामला ही चेंज हो गया। ये कहा गया कि मैटर और एनर्जी जो है ये दोनों इक्विवेलेंट है। क्या है, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कहने का मतलब ये हुआ कि मैटर एनर्जी में चेंज हो सकता है और एनर्जी मैटर में चेंज हो सकता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूर्णता, ठीक है, मतलब जितना मैटर जैसे मार्कर है इसको पूर्णतः एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। क्लियर। या फिर अगर एनर्जी है, मान के चलिए आपको लाइट मिल रही है, प्रकाश मिल रही है, या फिर कहीं से हीट मिल रही है, तो उसको भी हम चाहेंगे तो मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही चीज दर्शाने के लिए ये फार्मूला आया है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आखिरकार यहां पर E क्या है, M क्या है, C क्या है, इसको भी थोड़ा जान लीजिए, तभी आपको समझने में मजा आएगा, है कि नहीं, वैसे फिर मजा आने वाला नहीं है। देखिए यहां पर जो आप E देख रहे हैं ना, E ये वाला, ठीक है, इसका मतलब हुआ एनर्जी। क्या हुआ, एनर्जी। क्लियर। और यहां पर ये जो M है ये क्या है, मास है, मास। मास मतलब होता है द्रव्यमान। जैसे मान के चलिए मार्कर है, इसका कुछ द्रव्यमान होगा, मास होगा, सिंपल सी बात है कि नहीं। और यहां पर जो स्मॉल सी आप देख रहे हैं ये स्पीड ऑफ लाइट है। क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये है स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर। अब यहां पर देखिए एनर्जी कुल मिलाकर के, यहां जो C है ना, C
ये कांस्टेंट है, ये कभी बदलता नहीं है। ये 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा तो होगा, मतलब इतना स्पीड से चलती है लाइट, ये हम लोग जानते हैं पहले से, है नहीं, मतलब सी कांस्टेंट है। यहाँ पर वैरी कौन कौन करेगा, एनर्जी और मास, ठीक है, यानी ये दोनों जो है एनर्जी और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी समानुपाती है। अगर मास बढ़ेगा मतलब कोई चीज अगर हम बड़ा लेंगे तो उससे ज्यादा एनर्जी मिलेगा, ये सिंपल सी बात है। जैसे मान के चलिए आप 1 केजी कोयला को जलाइए, फिर 2 केजी कोयला को जलाइए, 3 केजी कोयला को जलाइए, तो एनर्जी धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होगा, सिंपल सी बात है। 1 केजी कोयला से कम एनर्जी निकलेगा, 2 केजी से ज्यादा निकलेगा, 3 केजी से और ज्यादा निकलेगा। तो यही चीज है यहाँ पर, एनर्जी क्या है, मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर E इज इक्वल टू जो mc² है, यहाँ पर अगर कोई भी मास है, कोई भी मास, देखिए यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल से भी समझाएंगे। जैसे आप एग्जाम्पल को समझेंगे तब आपको ये पूर्णता समझ में आ जाएगा कि ये फार्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी हम यहाँ पर मोटा मोटी तौर पर आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्लियर। देखिए किसी भी चीज को आपको पता करना है कि जैसे मार्कर है तो मार्कर में कितना एनर्जी संग्रहित है, ये एनर्जी में जब पूर्णतः चेंज हो जाएगा तो इसमें कितना एनर्जी आएगा, उसका अगर क्वांटिटी निकालना हो तो इस फार्मूला के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। वो कैसे, हम लोग पहले से जानते हैं कि भाई E इज इक्वल टू क्या चीज होता है, E इज इक्वल टू होता है mc², ये सिंपल सी बात है। मान के चलिए कि इस मार्कर का जो वजन है, इस मार्कर का जो वजन है वो है 50 ग्राम, कितना है 50 ग्राम। अब ये जो यहाँ पर मास है भाई, देखिए जो SI यूनिट होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, देखिए मास का होता है केजी, क्या होता है केजी। अब यहाँ पर पता है हमें कि भाई ये मार्कर जो है ये 50 ग्राम का है। अब इसको अगर हम केजी में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 50 बटा में क्या करना पड़ेगा 1000, तब ये जाकर के केजी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो 1 0 कट गया तो 0.005 आएगा, सिंपल सी बात है। आप 5 को 100 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 0.05 आएगा, मतलब इतना केजी, यानी m के जगह पर हम लिख सकते हैं 0.05 केजी। केजी नहीं लिखे क्योंकि एनर्जी डायरेक्ट हम जूल में निकाल लेंगे, क्लियर। चलिए अब यहाँ पर C का वैल्यू कितना है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्लियर। आप चाहेंगे तो यहाँ पर केजी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अगर कंफ्यूजन है आपको तो यहाँ पर मान के चलिए हम केजी लिख भी दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। बाद में फिर उसको हम जूल में लिख देंगे। चलिए फिर यहाँ पर इंटू C का स्क्वायर है, मतलब ये जो कॉन्स्टेंट है स्पीड ऑफ लाइट उसका स्क्वायर करेंगे, कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अब इसका कर दीजिए स्क्वायर आप, ठीक है। चलिए यहाँ पर 0.05 आएगा, क्लियर। अब इस केजी को बाहर कर देंगे, मीटर से उधर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए स्क्वायर ये जो है 3 का भी है और 10⁸ का भी है। 3 का करेंगे तो 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ करेंगे तो हो जाएगा ये 10 का पावर, ये 8 दूना कितना हो जाएगा 16। अब ये आ जाएगा इधर केजी और ये स्क्वायर मीटर में लगेगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो स्क्वायर है -1 से गुना होगा तो पर सेकेंड स्क्वायर भी हो जाएगा, क्लियर। चलिए देखिए थोड़ा साइंस बैकग्राउंड से जो होंगे उनको थोड़ा समझने में ये आसानी रहेगी, और जो कॉमर्स से होंगे, आर्ट्स से होंगे, थोड़ा सा उनको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। लेकिन खैर वीडियो को 2-3 बार देखिएगा तो शायद समझ में आ जाए। अगर नहीं आता है तो भाई थोड़ा सर्च कीजिए गूगल वगैरह में, आइंस्टीन की इक्वेशन को समझने का प्रयास कीजिए। अगर इससे रिलेटेड कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको भी समझने का प्रयास कीजिए, क्लियर। चलिए अब यहाँ पर सबको गुना कीजिए। अब इस चीज को आप डायरेक्ट जूल लिख सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को आप जूल भी कह सकते हैं, क्लियर। चलिए अब यहाँ पर गुना करने के बाद क्या आएगा 9 × 5 = 45, कितना आया 45, यानी 0.45 इंटू में 10 10⁻16। अब इसके जगह पर हम जूल लिख दिए, बराबर में कितना हो जाएगा 1 10 इधर से लाइए तो 4.5 हो जाएगा। 4.5 मतलब 1 10 जो है, जैसे यहाँ 10 का पावर 16 था, 1 10 लाएंगे 10 का पावर 15 बचेगा, इंटू में हो जाएगा 10 का पावर 15, इतना जूल। मतलब कि ये जो मार्कर है भाई, मार्कर जो 50 ग्राम वजन का है, इससे अगर इसको हम पूर्णतः एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, पूर्णतः, तो फिर 4.5 इंटू 10⁻15 जूल निकलेगा, जो कि बहुत बड़ा एनर्जी है, बहुत बड़ा, ठीक है। जब इसको हम पूरा एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे तो आप एग्जांपल से इस चीज को बारीकी के साथ समझ जाएंगे। देखिए 10⁻15 है भाई, यानी कि एक में आप 15 जीरो बैठाइए उतना जूल, फिर इससे गुना कीजिए उतना जूल एनर्जी इस केवल मार्कर से आ रहा है। तो इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, अब कितना एनर्जी निकलेगा समझ जाइए। हाँ एक बात आपको और ध्यान देना है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हैं, ठीक है। देखिए ये एनर्जी में पूर्णता तभी कन्वर्ट होगा जब ये लाइट के स्पीड के बराबर हो जाए,
मतलब ये मार्कर है मान के चलिए। पहले क्या माना जाता था कि भाई कोई मास है तो मास है, स्पीड से चल रहा है तो चल रहा है। लेकिन जैसे ही ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आया, उसके बाद ये माने जाने लगा कि भाई अगर कोई भी चीज स्पीड में है, गति में है, तो उसका मास वेरी करेगा, मतलब इसका जो द्रव्यमान है, इसका जो वजन है वो चेंज करेगा। ये सिंपल सी बात है कि नहीं। तो ये आया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के द्वारा। लेकिन पहले माना जाता था, ये जो न्यूटन वाला जो हम लोग कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे थे, उसमें माना जाता था कि मास मास क्या है, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट नहीं होने वाला है। हम यहाँ पर आपको अनुमानित बता रहे हैं कि भाई ये 50 ग्राम का अगर ये मार्कर है तो भाई इतना एनर्जी उससे निकल सकती है। लेकिन इतना आसान इसको निकालना नहीं है। अभी तक कोई भी ऐसा डिवाइस हम लोग खोज के नहीं निकाले हैं, ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि भाई हम कोई भी चीज़ को पूर्णतः एनर्जी में कन्वर्ट कर दें। आप यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ों को समझ सकते हैं बारीकी के साथ। सपोज कीजिए हमारे पास 1 केजी चावल है। यहाँ पर क्या है, हमारे पास 1 केजी चावल है। जब इसे हम पूर्णतः खाएंगे, क्या करेंगे, अगर इसे मान के चलिए हम खा जाते हैं, तो होता क्या है, इसको जो शरीर है मेरा डाइजेस्ट करता है, जो पाचन तंत्र है, बहुत सारे एंजाइम मिलकर के उसको डाइजेस्ट करते हैं, है कि नहीं। यानी बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, जाकर के फिर ग्लूकोज वगैरह, फ्रक्टोज वगैरह में चेंज होता है, उससे फिर हमें एनर्जी मिलती है कि नहीं। चलिए, तो अगर 1 केजी चावल को हम खाते हैं तो हमें लगभग 15,000 किलो जूल, 15,000 किलो जूल एनर्जी मिलती है। इतना एनर्जी, इसको आप ध्यान में रख लिए। जब 1 केजी चावल को आप खाइएगा, जब पाचन क्रिया होगा, तो हमारे शरीर जो है 15,000 किलो जूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, यहां तक समझ गए। और यदि 1 केजी चावल को हम आइंस्टीन के इक्वेशन के द्वारा पूर्णतः हम एनर्जी में बदल दें, तो कितना एनर्जी मिलेगा उसको भी यहां पर निकाल लेते हैं। ये चावल का वजन कितना है भाई, 1 केजी है। 1 केजी यानी 1 किलोग्राम। हम जानते हैं कि आइंस्टीन का इक्वेशन होता है E = mc²। ये बहुत ही बड़ा इक्वेशन है भाई। ठीक है, अब यहाँ पर m के जगह पर क्या लिखेंगे, 1 केजी। चलिए 1 यहीं लिखते हैं यहाँ पर, और c के जगह पर क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसको भी हटा दीजिए, लास्ट में हम केवल जूल लगा देंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है कि नहीं। हाँ, एक चीज़ आपको और ध्यान देना है कि भाई लाइट का स्पीड जितना है उससे ज़्यादा अभी तक कोई चीज़ ऐसा खोज नहीं हुआ है कि उससे भी ज़्यादा गति से कोई चीज़ ट्रेवल करे। अगर उससे भी ज़्यादा गति से ट्रेवल करेगा मतलब उसका मतलब वैसा है ही नहीं। सिंपल सी बात है। अगर इतना तक हम ले जाते हैं, किसी वस्तु को मोशन कराते हैं, तो फिर वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। आप कोई भी चीज़ को ले लीजिए, मान के चलिए मेरे पास ये वायर है, इस वायर को अगर हम इतना स्पीड यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यानी 1 सेकेंड में इतना मीटर अगर हम इसका डिस्टेंस कवर कराने का प्रयास करते हैं तो ये एनर्जी में पूर्णतः कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अब यहाँ पर 1 केजी अगर हम चावल को अगर पूर्णतः हम एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, तब क्या होगा यहाँ पर सोचिए। क्लियर, क्या हो जाएगा, ये तो एक कहानी खत्म, गुना होगा तो उतना ही आएगा, तो 3 × 3 हो जाएगा 9, और यहाँ 10 का पावर हो जाएगा 8 × 2 = 16, इतना जूल। अब सोचिए कितना जूल है, यानी 9 में क्या कीजिए, 16 जीरो बैठाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इतना जूल समझिए। अगर जूल अब 3 जीरो हटा दीजिए तो इसको डायरेक्ट आप किलो जूल भी बोल सकते हैं। मतलब कि अगर 1 केजी चावल को हम पूर्णतः एनर्जी में कन्वर्ट करें तो कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब नील, यानी 9 नील किलो जूल एनर्जी मिलेगा आपको 1 केजी चावल से ही। लेकिन हम प्राप्त कितना करते हैं, 15,000 किलो जूल। अब इस 15,000 से इसको डिवाइड करके देखिए कि भाई जिस तरह से हम एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, हमारा शरीर जिस तरह से एब्जॉर्ब करता है, कितना केजी चावल की जरूरत पड़ेगी। देखिए ये सब हो रहा है आइंस्टीन के इक्वेशन के द्वारा। इतना एनर्जी अगर हमें मिल रहा है तो आइंस्टीन के इक्वेशन के द्वारा मिल रहा है, और ये वाला एनर्जी डाइजेस्ट करके हमारे शरीर में मिल रहा है। ये सिंपल सी बात है। हम यहाँ पर बता रहे हैं कि मान के चलिए कोई मशीन है और इस मशीन में हम पूरा 1 केजी चावल जो है डाल दिया। ये एक ऐसा मशीन है कि भाई इस चावल का जितना भी एनर्जी है, चाहे फिर उसका न्यूक्लियर एनर्जी हो, न्यूक्लियस का हो, या इलेक्ट्रॉन का हो, प्रोटॉन का, जो कुछ का भी हो, पूरे एटम का एनर्जी, ठीक है, पूरा कन्वर्ट कर देता है, पूरा कन्वर्ट कर देता है, एक जगह इकट्ठा कर देता है। क्लियर, तो वैसा चीज का हम बात कर रहे हैं, तब जाकर के इतना एनर्जी मिलेगा आपको। और यहाँ पर जो एनर्जी मिल रहा है बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी आपको मिलता है। जैसे मान के चलिए आप कोई चीज़ खाएं, चावल वगैरह, वो बड़ा मॉलिक्यूल है, वो टूटता है, पहले दांत से चबाते हैं, फिर नीचे जाता है, बहुत सारे एंजाइम उसको मिल करके तोड़ने का प्रयास करता है, फिर वहाँ टूटा, फिर नीचे गया, फिर वहाँ पर एंजाइम आया, फिर उसको तोड़ा, तोड़ते तोड़ते जो है लास्ट में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो ये सारी प्रक्रिया है शरीर में पाचन का। ठीक है, चलिए,
तो इतना एनर्जी मिला किसके द्वारा, आइंस्टीन के इक्वेशन के द्वारा, किससे, 1 केजी चावल से। और हमारे शरीर में मिल कितना रहा है, 15,000 किलो जूल। देखिए ये एग्जांपल है, ठीक है, इसमें इतना चर्चा करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसी एग्जांपल है, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि भाई इस इक्वेशन का क्या महत्व है। अब देखिए हमें कितना केजी चावल खाना पड़ेगा जिस तरह से हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। इसको डिवाइड कर दीजिए सिंपली, यहीं पर डिवाइड करते हैं, क्या बार बार लिखें, यहाँ पर किससे, 15,000 से डिवाइड करेंगे, 15,000 से डिवाइड करेंगे, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0। अब यहाँ पर काटिए, 15 एकम 15, 15 छक 90, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कितना आया यहाँ पर रिजल्ट जो आया 6 पर 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इतना किलो जूल, मतलब कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, यानी 6 अरब। अच्छा यहाँ पर जो है ये किलो जूल खत्म नहीं हो जाएगा क्योंकि भाई इस किलो जूल से डिवाइड किए हैं, ठीक है, यहाँ पर भी किलो जूल आएगा, किलो जूल कट जाएगा। ये वाला चीज़ जो आया है ना, इतना केजी आया है, मतलब कि इतना चावल हमें खाना पड़ेगा, इतना केजी चावल। अब सोचिए, मतलब कि 1 केजी चावल से हमें मिल रहा था अपने शरीर में पाचन करने के बाद 15,000 किलो जूल एनर्जी, जबकि आइंस्टीन के इक्वेशन के द्वारा हमें मिल रहा था इतना। तो इस चीज़ से जैसे हम डिवाइड करेंगे तो भाई हमें इतना केजी चावल खाना पड़ेगा, कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, यानी 6 अरब केजी जब चावल हम खाएंगे तब जाकर के इतना एनर्जी मिलेगा। तो इस तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं कि भाई आइंस्टीन का इक्वेशन जो है कितना महत्वपूर्ण है, और इसी इक्वेशन का प्रयोग के आधार पर जो है परमाणु बम बनाया गया था और फिर हिरोशिमा नागासाकी में गिराया गया था। हालांकि आइंस्टीन को इतना मतलब आभास नहीं था कि भाई मेरा थ्योरी का दुरुपयोग होगा इस दुनिया में, है कि नहीं, लेकिन खैर बहुत धीरे धीरे साइंस जो है आगे बढ़ रहा है और इस थ्योरी को सही ढंग से जो है समझने का और इसके डीप में जाने का भी प्रयास कर रही है, क्लियर। लेकिन अभी तक ये चीज़ डेवलप नहीं हुआ कि भाई हम कोई भी चीज़ को पूर्णतः एनर्जी में कन्वर्ट कर दें। जिस दिन ये खोज हो जाएगा तो फिर हमें एनर्जी का मतलब जो भागा दौड़ी चल रहा है ना, वो फिर उतना दिक्कत नहीं होगी। भाई बिजली कट रही है तो भाई पेट्रोल नहीं है तो डीजल नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं, सब ऊर्जा के लिए हम लोग ये सब तरस रहे, ठीक है। और अगर खोज हो जाएगा, मतलब कोई भी चीज़ को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर एनर्जी का चिंता ही नहीं रहेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन भाई ये जो इक्वेशन है, आप कहेंगे कि भाई अगर ऐसा होता नहीं है तो फिर इक्वेशन आया कहाँ। देखिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और एक्सपेरिमेंट में ऐसा पाया गया, ठीक है, और ये फार्मूला अभी भी क्या है, वैलिड है। बस भाई तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया कि भाई ये जो आइंस्टीन का इक्वेशन है क्या, ये सिंपली है कि भाई ये एनर्जी और मास में क्या बताता है, रिलेशन बताता है कि भाई मास को हम एनर्जी में पूर्णतः कन्वर्ट कर देंगे तो कितना एनर्जी आएगा, या फिर अगर कोई एनर्जी है तो उसको अगर हमें मास में कन्वर्ट करना होगा तो कितना मास मिलेगा। अगर कोई एनर्जी है तो यहाँ से आप मास भी निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात। यहाँ पर 2 ही वेरिएबल है, आप एनर्जी का मान रखिएगा तो मास का निकलेगा, और मास का रखिएगा तो एनर्जी का निकलेगा, सिंपल सी बात है कि नहीं। तो इस तरह करके ये रिलेशन था, ठीक है। चलिए, तो ये जो आप मैटर और एनर्जी को दो आप अलग अलग चीज़ें समझ रहे थे, ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं, इक्विवेलेंट हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। जो आप तक लाइट पड़ रही है उस लाइट को भी जो है मास में चेंज किया जा सकता है। और ये भी आप जानते होंगे कि भाई जो भी किरण है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे बंडल होते हैं जिसको हम लोग क्वांटम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटम, ठीक है, क्वांटा, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं एनर्जी का, क्लियर। और उसको हालांकि मासलेस पहले बोला गया कि उसमें मास नहीं है, लेकिन बाद में भाई जब ये इक्वेशन आया तो भाई जब हम एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका सिंपल सी बात है कि भाई अगर वो लाइट है तो भाई मास तो होगा उसमें, सिंपल सी बात है कि नहीं। चलिए, बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे आप में। अगर इसका डेरिवेशन आपको चाहिए कि भाई E=mc², ये आया कहाँ से, तो फिर इसके लिए हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।